हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम हमारे चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का आखिरी टॉपिक देखेंगे, जो है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या होती है और रेडिएशन क्या होता है, ये हम इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। Okay, the first point is this. Okay, so the radiant energy emitted per unit area per unit time by a black body depends on its temperature. Hot object radiate electromagnetic radiation in a large range of frequencies. Okay, तो यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी इमिट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसका मतलब होता है आपकी इमिसिव पावर। दैट इज it is quite difficult to write over here. It is emissive power. Okay, so radiant energy emit per unit area per unit time means emissive power. तो अब पढ़ते हैं इसको। emissive power बाय अ ब्लैक बॉडी डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। तो बॉडी, जो भी हमारी ब्लैक बॉडी है, उसका इमिसिव पावर, कि हमारी बॉडी कितनी रेडिएंट एनर्जी इमिट कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये निर्भर करता है उसका टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इमिसिव पावर ज़्यादा होगी। तो इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की किस तरीके से चेंज होती है टेम्परेचर के हिसाब से, ये हम आखिरी के टॉपिक में पढ़ेंगे, स्टीफन्स लॉ में। तो आगे बढ़ते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ नथिंग बट लाइट। इस टॉपिक ये हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम अपने पार्ट 2 के या फिर इसके जो भी आखिरी में हमारे जो लेक्चर्स हैं वो जब तक पूरे नहीं होते तब तक आपको लाइट एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों है ये समझ में नहीं आने वाला। तो फिलहाल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब यहाँ पे होता है लाइट इन अ लार्ज रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो जो भी हमारे हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट इमिट करता है, जो कि लार्ज रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी में होता है। तो लार्ज रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी शब्द जो मैं लाइट के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो आपके लिए अननोन है। ओके, उसके साथ वेवलेंथ शब्द हमने कल देखा। ओके, जो कि जो भी मैं ये मान के चलूँगा कि ये आपके लिए अननोन है। ओके, तो सबसे पहले इन शब्दों को समझ लेते हैं हम। ओके, तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन ऊपर दिया हुआ है, वो तो बाद में देखेंगे हम। तो समझ लीजिए ये है हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन। तो इस सोर्स ऑफ रेडिएशन से निकल रही है हमारी लाइट वेव। तो लाइट वेव कुछ इस तरीके से दिखती है, तो या होती है, दिखती है इन द सेंस लाइट वेव कुछ इस तरीके से होती है। ओके, तो इसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ओके, इस वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। यहाँ पे जो ऊंचा हुआ हिस्सा है, ऊंचा वाला हिस्सा है वो है क्रिस्ट, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो है ट्रफ। इसके पहले आपने रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के बारे में अगर सुना होगा ऑप्टिक्स में, तो वहाँ पे कहा गया है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, सीधी रेखा में। एक्चुअली हाँ, लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, पर उसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सीधी डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करती, वो उसका फ्लक्चुएशन होता है अलॉन्ग एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपकी वेव अगर प्रोपोगेट कर रही हो, ये भी थोड़ा डिटेल में हो रहा है, पर आप फिलहाल तो यही समझिए कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसे हम लाइट कह रहे हैं वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है स्पेस से। ओके, लाइक दैट। ओके, इस तरीके से वो आगे की तरफ बढ़ती है, और ये है हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव। लाइट एक तरीके की वेव है। ओके, तो लाइट वो प्रोपोगेट करती है स्पेस से, वैक्यूम से, ओके, या इवैक्यूएटेड स्पेस से, इस तरीके से। ओके, लाइक अ जिगजैग मैनर। ओके, तो आपको फिलहाल इतना ही इमेजिन करना है, इसे और डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ऊंचे वाले हिस्से को हम क्रिस्ट कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को हम ट्रफ कहते हैं। ओके, ये पूरा ऊंचा वाला हिस्सा क्रिस्ट और नीचे वाला हिस्सा पूरा ट्रफ। ओके, उसके और क्रिस्ट के बाद ट्रफ ओके बनता है, ट्रफ के बाद क्रिस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रिस्ट, फिर ट्रफ। इस तरीके से आपकी वेव आगे की तरफ बढ़ती है। ओके, तो यहाँ पे एक क्रिस्ट और एक ट्रफ मिला के जो भी लेंथ होती है आपकी वेव की, आपके लाइट वेव की, ये आपकी लाइट वेव होगी, तो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गए, उनकी जो भी लेंथ होती है उसे हम
ये 1 साइकिल हो गई, एक क्रिस्ट और एक ट्रफ मिला के हो जाती है 1 साइकिल। ओके, ये 2 साइकिल यहाँ तक, 3 साइकिल यहाँ तक, 4 साइकिल्स यहाँ तक। ओके, तो आपकी वेव यहाँ तक जाने के लिए उसको 4 साइकिल कंप्लीट करने पड़ते हैं, क्रिस्ट ट्रफ क्रिस्ट ट्रफ क्रिस्ट ट्रफ क्रिस्ट ट्रफ। ओके, लाइक दैट। और क्रिस्ट और ट्रफ, ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्रिस्ट और ट्रफ के एंड टू एंड पॉइंट जो है उसे हम बोलते हैं लैम्बडा, दैट इज नथिंग बट वेवलेंथ। ये है हमारी यहाँ पे यस वेव। इट इज़ वेरी हार्ड टू राइट ओवर हियर, वेरी हार्ड। ओके, so that's a wavelength, lambda is nothing but wavelength, और ये होगी 1 साइकिल। अब यहाँ पे नेक्स्ट, तो वेवलेंथ आपको समझ में आ गई। ओके, दैट्स अ वेवलेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्रिस्ट और ट्रफ, इन दोनों के एंड टू एंड, यहाँ क्रिस्ट की स्टार्टिंग और ट्रफ की एंडिंग, वहाँ तक का डिस्टेंस मतलब एक वेवलेंथ हो गई। एक्चुअली वेवलेंथ की डेफिनेशन कुछ अलग है, वो उसके हिसाब से होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विच आर इन अ सेम फेज। आपके दिमाग के ऊपर से बाउंसर जाएगी, तो फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि दैट्स द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ द क्रिस्ट एंड एंडिंग ऑफ द ट्रफ। ओके, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है नंबर ऑफ क्रिस्ट एंड ट्रफ पास फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ओके, पास फ्रॉम ए गिवन पॉइंट पर सेकेंड। तो क्रिस्ट और ट्रफ का मतलब, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई पॉइंट अगर हम इमेजिन करते हैं स्पेस में, तो समझ लीजिए मैं पॉइंट अपना यही ले लेता हूँ, ये यहाँ पे मैंने अपना पॉइंट ले लिया, ये बिल्कुल कि सोर्स के ऊपर पॉइंट है ये। अब वेव यहाँ से बाहर निकलेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। ओके, तो शुरुआत से देखेंगे, समझ लीजिए कि 1 सेकेंड में यहाँ से इतनी वेव आगे निकल गई, शुरुआत हुई। ओके, मैं पॉइंट की पोजीशन चेंज करता हूँ, मे बी आपको ये कंफ्यूज करे। समझिए मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ। ओके, ये पॉइंट है हमारा, यहाँ से हमारी वेव आगे गुजर रही है। ओके, और 1 सेकंड में समझ लीजिए कि ओके लेट मी चेंज इट, यहाँ पे लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ठीक है यहाँ पे ले लेते हैं हम। तो 1 सेकंड में समझ लीजिए आपके इस पॉइंट से ये इतनी वेव आगे निकल चुकी है, ये वेव इस तरीके से आई और इस पॉइंट से कुछ इस तक आगे निकल गई। तो समझ लीजिए 1 सेकंड में यहाँ पे आपकी वेव ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितनी सेकंड में? 1 सेकंड में। तो अब देखिए आपके इस पॉइंट से अब तक कितनी क्रिस्ट गुजरी, वेव यहाँ से यहाँ तक जाने तक। ओके, तो वेव, ये जो हिस्सा था वेव का, ये पहले यहाँ था, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब ये आगे नए वाले क्रिस्ट ट्रफ बने, तो ये हिस्सा आगे की तरफ चले गया। ओके, तो कितनी वेव्स इस पॉइंट से, कितनी क्रिस्ट या कितनी ट्रफ इस पॉइंट से गुजरी? एक तो क्रिस्ट को काउंट कीजिए, ट्रफ को, तो क्रिस्ट को काउंट करते तो 1 ट्रफ गई और ये दूसरी ट्रफ, तो 2 ट्रफ पास हुई गई यहाँ से। ओके, 1 सेकंड में इस पॉइंट से। तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी हुई 2 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट यहाँ पे भी वही रहेगा, 2 हर्ट्स। ओके, क्योंकि सेकंड में काउंट कर रहे हैं हम। ओके, अब ट्रफ भी गिनेंगे तो ये 1 ट्रफ, ये दूसरी ट्रफ, तो 1 सेकंड में यहाँ से 2 ट्रफ गई, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हुई 2 हर्ट्स। ओके, तो इसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि आपकी कोई भी पॉइंट ले लीजिए स्पेस से, उस पॉइंट से 1 सेकंड में आपकी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या लाइट वेव है, उसकी कितनी क्रिस्ट या कितनी ट्रफ पास हुई 1 सेकंड में उस पॉइंट से, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, एक तो क्रिस्ट कंसिडर कीजिए या फिर ट्रफ कंसिडर कीजिए। तो क्रिस्ट कंसिडर किया पहले, तो यहाँ पे 2 क्रिस्ट आई, 1 सेकंड में 2 क्रिस्ट पास हुई। ट्रफ कंसिडर करने के बाद 2 ट्रफ पास हुई। ओके, तो लाइक दैट। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। E = h², ये एक फार्मूला है। यहाँ पे न्यू है फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सिंबल जो है वो न्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, और वेवलेंथ के लिए लैम्बडा सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो E = h², तो आपको यहाँ दिखेगा, इस फॉर्मूले से दिखेगा, h है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से पता चलता है कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू।
मतलब जो एनर्जी है यहाँ पर आपकी वेव की, आपकी लाइट वेव की जो भी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी फ्रिक्वेंसी को। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रहेगी आपकी लाइट की उतनी ज़्यादा एनर्जी उसमें रहेगी। ओके, तो ये आपको फ़िलहाल ध्यान में रखना है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम आने वाले चैप्टर्स में। और ये एक फार्मूला है E इज़ इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ से यहाँ पे h है प्लैंक्स कांस्टेंट, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये दोनों भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो अगर आपके लाइट की वेवलेंथ अगर बढ़ी तो उसकी एनर्जी, उस लाइट वेव की या उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी कम हो जाएगी। और यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी हुई, ये आपकी एनर्जी। ओके, तो एनर्जी अगर बढ़ी इसका मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, या फिर फ्रिक्वेंसी बढ़ी या तो एनर्जी बढ़ेगी, या फिर वाइस वर्सा, डिक्रीज में भी बोल सकते हैं आप। ओके, तो इस तरीके से आपको फ़िलहाल ध्यान में रखना है। ओके, ये चीज़ें। तो हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, तो पहले मुद्दे में बोला गया कि हॉटर बॉडी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ बोला है कि जो बॉडी हॉटर है, हॉटर मीन्स उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगी उनकी जो रेंज होगी, रेंज इन द सेंस वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करेगी। ओके, तो कब होगा ये? जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट होगी इन द सेंस उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगी। ओके, विथ लार्ज रेंज, उसमें रेंज आएगी, मतलब फ्रिक्वेंसी जो है उन वेव्स की जो आपकी बॉडी से निकल रही है वो चेंज होती, वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट को आपकी हॉटर बॉडी इमिट करेगी उस टाइम। नेक्स्ट, hence the rate of emission per unit area of the surface is defined as a function of wavelength lambda of the emitted radiation। तो देखिए, आप एक फ्रिक्वेंसी में भी बात कर सकते हैं या वेवलेंथ में भी बात कर सकते हैं। कैसे? अगर एनर्जी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगी लाइट की, वेवलेंथ कम रहेगी। तो कोई ये नहीं है, आप एक तो वेवलेंथ में बात कीजिए या फिर फ्रिक्वेंसी में बात कीजिए। यहाँ पे वेवलेंथ में बात की गई है। तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि जो भी एनर्जी इमिट कर रही है आपकी बॉडी पर यूनिट एरिया से, वो फंक्शन रहेगी मतलब वो डिपेंड रहेगी वेवलेंथ ऑफ द लाइट के ऊपर, ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। ओके, अगर समझ लीजिए कि वेवलेंथ, कम वेवलेंथ की लाइट आपकी बॉडी इमिट कर रही है, तो फिर उसका मतलब हुआ कि आपकी बॉडी हॉट है। ओके, मीन्स उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए वो कम वेवलेंथ की लाइट इमिट कर रही है, कम वेवलेंथ की और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की। नेक्स्ट, अगर आपकी बॉडी ज़्यादा लंबी वेवलेंथ की लाइट को इमिट करे या रेडिएशन को इमिट करे, तो आपकी बॉडी कम एनर्जाइज होगी या फिर वो कम हॉट होगी। ओके, नेक्स्ट, सो इसलिए यहाँ बोला है कि इट्स अ फंक्शन ऑफ, दैट इज़ जो भी एनर्जी इमिट हो रही है वो डिपेंड है वेवलेंथ के ऊपर। ओके, एट लो टेम्परेचर पावर रेडिएटेड स्मॉल, ओके, रेडिएंट वेव्स लाइंग इन द लॉन्गर वेवलेंथ रीजन। हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं ऊपर के पॉइंट में कि अगर आपकी बॉडी लो टेम्परेचर है तो वो कम एनर्जी रेडिएट करेगी, कम पावर रेडिएट करेगी, और जो भी रेडिएंट वेव वहाँ से निकल रही है उनकी वेवलेंथ लॉन्गर रहेगी और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कम रहेगी। ओके, वेवलेंथ लॉन्गर मीन्स फ्रिक्वेंसी कम। एज अ टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ इमिशन इंक्रीज। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे बॉडी का तो उसका जो रेट ऑफ इमिशन है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एट ईच टेम्परेचर द रेडिएंट एनर्जी कंटेन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। दीज आर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ये सब एक्सपेरिमेंटल है। तो उन्होंने कहा है कि अलग अलग टेम्परेचर पे जब आपकी बॉडी है उसकी आप अपनी ब्लैक बॉडी को अलग अलग टेम्परेचर पे हिट कीजिए, तो अलग अलग टेम्परेचर पे आपकी बॉडी जो भी रेडिएंट एनर्जी इमिट करेगी, जो भी हीट एनर्जी इमिट करेगी, उसमें सिर्फ एक वेवलेंथ की लाइट, ओके, एक वेवलेंथ की लाइट या एक फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं होगी। उससे निकलने वाले जो भी रेडिएशन है उनकी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट, जो भी शब्द से आप कंफर्टेबल हो, तो उससे निकलने वाली जो भी रेडिएंट एनर्जी है उसमें सिर्फ एक वेवलेंथ या एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होंगे, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
होते हैं। ओके, एट हायर टेम्परेचर द टोटल एनर्जी रेडिएट पर यूनिट टाइम इंक्रीज। और अगर आपकी बॉडी हायर टेम्परेचर पे है तो वो ज़्यादा रेडिएंट एनर्जी इमिट करेगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मीन्स उसकी इमिसिव पावर ज़्यादा होगी। ओके, वो भी बढ़ेगी, टेम्परेचर हाई तो इमिसिव पावर बढ़ेगी। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी इमिटेड एट हायर फ्रिक्वेंसी और शॉर्टर वेवलेंथ ऑल्सो इंक्रीज। तो क्या बोला है उन्होंने कि जो भी प्रोपोर्शन में, अब आपकी लाइट तो हर वेवलेंथ की लाइट और या फिर हर फ्रीक्वेंसी की लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या हीट रेडिएशन को इमिट कर रही है, बराबर है। तो इन्होंने कहा है कि जब हाई टेम्परेचर पे है आपकी बॉडी तो वो क्या करेगी, उस टाइम वो जो भी प्रोपोर्शन है, अगर समझ लीजिए आपकी बॉडी 100% लाइट 100% प्रोपोर्शन में लाइट इमिट हो रही है, जो भी रेडिएशन है वो टोटल हो गए 100%, 100% हो गए, ठीक है। तो इस अगर आपकी बॉडी अगर हॉट है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, वो इमिट करेगी हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन ज़्यादा हाई तो इन ये जो 100% जो भी आपकी लाइट अलग अलग फ्रीक्वेंसी या शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी मीन्स ब्लैक बॉडी, आपकी बॉडी मीन्स ब्लैक बॉडी, तो आप जो ब्लैक बॉडी है आपकी वो समझ लीजिए उससे निकलने वाले जो भी रेडिएशन है, ओके, या थर्मल रेडिएशन है, वो समझ लीजिए पूरे के पूरे हो गए 100%। अब अगर आपकी बॉडी हॉट है, ओके, उसका टेम्परेचर हाई है, तो आपकी बॉडी इन 100% में से जितने भी यहाँ पे थर्मल रेडिएशन बाहर आएंगे वो उसमें से जो भी थर्मल रेडिएशन है उनकी संख्या ज़्यादा होगी, जिन वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है और वेवलेंथ कम, ठीक है। फिर से एक बार, अगर समझ लीजिए आपकी ब्लैक बॉडी 100% थर्मल रेडिएशन इमिट कर रही है, जो भी रेडिएशन इमिट कर रही है उससे समझ लीजिए आप 100% बोलते हैं। तो अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, आपकी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो इन 100% में से, इस 100% में से जितने भी रेडिएशन इमिट कर रही है उसमें से उन रेडिएशन की संख्या ज़्यादा होगी जिनकी फ्रिक्वेंसी हाई है और वेवलेंथ शॉर्टर। ओके, तो यही दिया हुआ है, ये सारे रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड रिजल्ट है। ओके, नेक्स्ट, और ये एक्सपेरिमेंट किया था पॉइंट नंबर 6 में, लूमर एंड प्रिंगशैम, इन दोनों ने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, इसको उन्होंने स्टडी किया एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। मतलब उन्होंने क्या किया, इस लाइन का मतलब होता है ल्यूमर और प्रिंगशैम ने आपकी ब्लैक बॉडी की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मतलब जो भी रेडिएशन की आपकी ब्लैक बॉडी से बाहर निकल रहा है, उन्होंने उससे उसकी इमेसिव पावर निकाली, ओके, एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो जो भी अलग अलग वेवलेंथ आपकी बॉडी इमिट कर रही थी, ओके, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ग्राफ बनाया जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें उन्होंने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया कि एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है कि किसी ब्लैक बॉडी की जब वो रेडिएशन इमिट करती है। ओके, तो उन्होंने जो भी आपके रेडिएशन है उनको कैरेक्टराइज़ किया, ना कि ना ही फ्रिक्वेंसी से, उन्होंने उसको कैरेक्टराइज़ किया वेवलेंथ से। तो अगर आपको अलग अलग रेडिएशन को पहचानना है तो उनको कैरेक्टराइज करना होगा आपको वेवलेंथ से। अलग अलग वेवलेंथ मीन्स अलग अलग एनर्जी की लाइट रेडिएशन, अलग अलग फ्रीक्वेंसी मतलब अलग अलग एनर्जी की लाइट रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन, जैसे बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, मीन्स ऐसा ही है। ओके, नेक्स्ट, दे केप्ट द सोर्स ऑफ रेडिएशन सच एज अ कैविटी रेडिएटर। अब कैविटी रेडिएटर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये ब्लैक बॉडी ही है एक तरीके की। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके जो भी उनका सोर्स ऑफ रेडिएशन है, मतलब कैविटी रेडिएटर, उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा, उसको हिट किया अलग अलग टेम्परेचर पर। ओके, और हिट करने के बाद जब वो एनर्जी रेडिएट की उसने, या फिर एनर्जी जब बाहर निकाली उसने, तो उन्होंने उसको उन्होंने क्या किया, उसकी रेडिएंट एनर्जी मेज़र की और साथ में मेज़र की वेवलेंथ उन रेडिएशन की जो उस ब्लैक बॉडी से बाहर आ रहे थे। ओके, नेक्स्ट,
ओके, आपको अगर किसी भी पॉइंट में अगर प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को में थोड़ा 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे जाके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे द मेजरमेंट वेयर रिप्रेजेंट ग्राफिकली। अब उन्होंने जितने भी मेजरमेंट लिए उन्होंने क्या किया, बॉडी को रेडिएट, आपकी ब्लैक बॉडी को हीट किया अलग अलग टेम्परेचर पर, उसके बाद उससे रेडिएंट एनर्जी बाहर निकलने लगी, उन्होंने उस रेडिएंट एनर्जी की पावर नापी, मीन्स उसकी इमिसिव पावर नापी, साथ में उन्होंने उन लाइट रेडिएशन की, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर थर्मल रेडिएशन, देखिए अलग अलग शब्द है, सारे एक ही है, लाइट रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनकी उन्होंने फ्रिक्वेंसी वहाँ पर मेज़र की। ओके, द मेजरमेंट वॉज रिप्रेजेंट ग्राफिकली इन अ फॉर्म ऑफ कर्व शोइंग वेरिएशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा एट अ डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ में उन्होंने क्या किया, उस ग्राफ में उन्होंने दिखाया वेरिएशन किसका, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, मीन्स जो भी आपकी रेडिएंट एनर्जी इमिट हो रही है आपकी बॉडी से पर यूनिट एरिया एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ मीन्स रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया वर्सेस वेवलेंथ, इनका उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। ओके, एट अ डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर, अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब हुआ कि हमें एक ही कर्व नहीं मिलने वाली ग्राफ में, हमें अलग अलग कर्व मिलेगी। ओके, कुछ इस तरीके से आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक कर्व नहीं मिली है, अलग अलग कर्व है, 1 2 3 4 4 कर्व्स हैं यहाँ पर। ओके, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इंडिकेट द पावर रेडिएट एट द डिफरेंट वेवलेंथ। तो देखिए यहाँ पे अगर आपकी बॉडी समझ लीजिए किसी टेम्परेचर पर एक ही वेवलेंथ की लाइट को इमिट कर रही है, एक ही वेवलेंथ की। ओके, तो यहाँ पे आपको तो सीधी सीधी लाइनें ही मिलना है। ओके, तो इस ग्राफ में आपको सिर्फ सीधी सीधी लाइनें ही मिलना थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको यहाँ पे कर्व्स मिली है। तो देखिए आप देख सकते हैं, अगर मैंने टेम्परेचर यहाँ पे 5500 केल्विन इतना टेम्परेचर रखा, तो यहाँ पे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से लेके 3000 तक के बीच की सारी वेवलेंथ की थर्मल रेडिएशन देखने को मिल रही है। कुछ की संख्या ज़्यादा है, ओके, कुछ की संख्या ज़्यादा है, मीन्स वहाँ पे पावर ज़्यादा इमिट कर रहे हैं, और कुछ की संख्या कम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ओनली ऑन द एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर T ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे सीधा उनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये दिखाते हैं कि जो भी यहाँ पे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है, अब स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपका जाना पहचाना स्पेक्ट्रम है रेनबो, रेनबो मीन्स वेबग्योर, वेब GY या वेबग्योर। तो इसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम मीन्स वो लाइट जिसको आप देख सकते हैं। तो वेबग्योर, इसमें हर कलर, वॉयलेट जो लाइट है उसकी वेवलेंथ अलग है, इंडिगो की अलग, ब्लू की अलग, ग्रीन की अलग, येलो की अलग, ओके, ऑरेंज की अलग, रेड की अलग। तो इन सब की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होने के कारण ये कलर अलग अलग है। कुछ इस तरीके से क्या देख सकते हैं, देखिए रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ओके, उसके बाद ऑरेंज की वेवलेंथ कम, येलो की और कम, ग्रीन की और कम, और ब्लू की और कम। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइट हम देख सकते हैं। ओके, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन आते हैं रेड के बाद। तो यहाँ पे जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो आपके रेड कलर की वेवलेंथ से भी ज़्यादा रहेगी। ओके, यहाँ पे जो लाइट की जो वेवलेंथ रहेगी वो रेड कलर की जो लाइट है आपकी ये वाली, इससे भी ज़्यादा रहेगी, और आगे वो बढ़ती ही जाएगी, वो आगे और बढ़ती जाएगी। ओके, तो
इस तरीके से वो आगे बढ़ती जाएगी। और नीचे की तरफ जाएंगे हम तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं समझ लीजिए। ओके, तो इंफ्रारेड से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, रेड से ब्लू की तरफ जाना है, तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ कम होगी। ओके, सो जस्ट लाइक दैट। अब इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट की फ्रिक्वेंसी तो और ज़्यादा है और वेवलेंथ और कम। तो आप अल्ट्रा वायलेट लाइट की इधर की लाइट को नहीं देख सकते और रेड के बाद की इंफ्रारेड लाइट को आप नहीं देख सकते। ओके, तो ये आंखों से देख नहीं सकते लेकिन जो विजिबल रेंज में है वो हम देख सकते हैं। ओके, तो अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे। ओके, सो इसे कहते हैं हम विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये क्या है, एक तरीके से ये सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी है या सेट ऑफ वेवलेंथ है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, हमारे पास तरह तरह की फ्रिक्वेंसी है जिसको हमने एक साथ रखा है। तो इस तरीके के फ्रिक्वेंसी के सेट को हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के सेट को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, तो ध्यान में रखिए स्पेक्ट्रम, इट्स वेरी हार्ड टू राइट ओवर हियर। ओके, स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट सेट ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और रेंज ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे भी देखा गया है कि यहाँ पे भी हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। ओके, स्पेक्ट्रम मीन्स देखिए यहाँ से लेके 0 से लेके 3000 तक। ओके, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट है हमारे पास। ओके, लाइट मीन्स रेडिएशन है हमारे पास। तो 0 से लेके 300 मीन्स अलग अलग वैल्यू है। तो ये सारी हो गई हमारे लिए स्पेक्ट्रम। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ओनली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो भी स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके लाइट का, ओके, तो ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर निर्भर रहता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया या ऑब्जर्व किया गया। और ये निर्भर नहीं करता आपके ब्लैक बॉडी का मटेरियल कौन सा है। ओके, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द ब्लैक बॉडी, इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन द इट्स टेम्परेचर। ओके, तो अब हम इस ग्राफ में क्या क्या ऑब्जर्व किया था, अब इस ग्राफ में इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया था ये हम देखेंगे ल्यूमर और प्रिंगशेम ने। ओके, ये हो गया हमारा ग्राफ और ये पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या कंक्लूजन या क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं हम इससे। एट अ गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्पेक्ट्रम दैट इज फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी अलग अलग टेम्परेचर में से कोई भी एक टेम्परेचर ले लीजिए आप, तो किसी भी टेम्परेचर पे, इन सारे टेम्परेचर में से किसी भी टेम्परेचर पे आपकी जो बॉडी का जो स्पेक्ट्रम आ रहा है, यहाँ पर जो रेडिएशन वो इमिट करे उसका जो स्पेक्ट्रम आ रहा है ये यूनिफॉर्म नहीं है। मीन्स आपकी बॉडी यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को क्या कर रही है, इमिट करे। समझ लीजिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपकी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 5500 है, तो 5500 के लिए आपको कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं मिल रही है। जैसे समझ लीजिए कि 500, तो सिर्फ 500 की वेवलेंथ आपकी बॉडी इमिट नहीं कर रही है। ओके, वो 0 से लेके 3000 के बीच की सारी वेवलेंथ को इमिट कर रही है, लेकिन अलग अलग तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 500 जैसे यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो नैनोमीटर में मेज़र की है। ओके, वेवलेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है, इसीलिए उसे हम नैनोमीटर में मेज़र करते हैं। तो नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, आप ध्यान में रख सकते हैं इसे नैनो एंड 9। ओके, लेकिन माइनस में। ओके, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये 500 के आसपास की एक वेवलेंथ है, या फिर 500 की जो वेवलेंथ है यहाँ पर आपको पीक मिल रही है। इसका मतलब आपकी बॉडी जो भी रेडिएशन इमिट कर रही है, ओके, कितने टेम्परेचर पे, 5500 के टेम्परेचर पे, तो आपकी बॉडी यहाँ पे 500 नैनोमीटर वाली जो वेव है यहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, वो ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगी।
ओके, आपके बॉडी से निकलने वाली जितनी भी वेव है उसमें 500 नैनोमीटर वाली वेव ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण जिस वेव की मदद से आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी इमिट कर पाएगी। ओके, अब आगे, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेडिएंट पावर इमिटेड इनिशियली इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन वेवलेंथ रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज। अब क्या बोला है यहाँ पे, at a given temperature the radiant power emitted initially increase with the increase in wavelength reaches its maximum and then decrease। अब क्या बोला है उन्होंने, आपकी बॉडी को जब आप क्या करते हो, जब आप उसको किसी एक टेम्परेचर पे हिट करते हो तो क्या होता है, जो भी आपकी बॉडी है वो क्या करती है, शुरुआत में वो रेडिएंट पावर उसकी बढ़ती है। ओके, जो भी वो रेडिएंट पावर इमिट कर रही है वो बढ़ती है विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ। ओके, साथ में वेवलेंथ भी बढ़ती है। ओके, और वो बाद में एक मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू पे जाती है और फिर वो डिक्रीज़ होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी को हमने हिट किया 5500 डिग्री के केल्विन पर, क्या हुआ, फिर उसने एनर्जी इमिट करना चालू किया। तो देखिए पहले वेवलेंथ ज़ीरो थी, अब वो बॉडी पहले हॉट थी, ठीक है, फिर वो उसने रेडिएंट एनर्जी इमिट करना चालू किया। तो जब वो शुरू करेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, उससे निकलने वाले लाइट की तो वेवलेंथ बढ़ेगी, एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगी वो वेवलेंथ। उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉडी धीरे धीरे ठंडी होगी तो जिससे निकलने वाली जो एनर्जी है वो भी कम हो जाएगी। तो उस वक्त आपकी बॉडी कम जो भी वेवलेंथ है, आगे वाली जो भी बढ़ी हुई वेवलेंथ है, उन वेवलेंथ की लाइट इमिट करेगी। लेकिन आपकी जो रेडिएंट पावर है वो शुरुआत में बढ़ी, मैक्सिमम पे गई इस एक वेवलेंथ के लिए, लैम्बडा मैक्स वेवलेंथ के लिए, उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो गई। ओके, नेक्स्ट, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू रेडिएशन ऑफ अ मैक्सिमम इंटेंसिटी लैम्बडा मैक्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेम्परेचर ऑफ द रेडिएटिंग बॉडी। ओके, रिमेंबर इट इज़ नॉट अ मैक्सिमम वेवलेंथ इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, ये चीज़ बाद में समझ लेंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे आपने बॉडी को हिट किया है। यहाँ पे 5500, ये एक दूसरी वाली कर्व है 5000 के लिए, उसके बाद ये तीसरी वाली कर्व है 4000 के लिए, और उसके बाद की कर्व है 3000 के लिए। तो अलग अलग इन टेम्परेचर्स पे जब आप अपनी बॉडी को हिट करते हो तो इस वहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक पीक मिलती है वेवलेंथ की। तो वो वाली वेवलेंथ की लाइट आपको उस टेम्परेचर पे, या वो वाली वेवलेंथ की थर्मल रेडिएशन आपको उस टेम्परेचर पे देखने को मिलेगी, जिसे हम लैम्बडा मैक्स बोलते हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू की वेवलेंथ आपको 5500 पे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको 5000 पे हिट करोगे तो यहाँ तक की एक मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट आपको मिलेगी। 4000 के लिए यहाँ पे कहीं, और 5000 के लिए यहाँ पे कहीं वेवलेंथ मिलेगी। देख सकते हैं आप, ये सारी वेवलेंथ अलग अलग हैं। ओके, अलग अलग टेम्परेचर पे हमको अलग अलग वेवलेंथ की लैम्बडा मैक्स की वैल्यू मिली है। ओके, और एक बात ध्यान में रखिए, लैम्बडा मैक्स का मतलब ये नहीं होता कि ये लास्ट लिमिट है, आपकी बॉडी यही मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट इमिट कर सकती है, ऐसा नहीं है। आप उसको ज़्यादा हिट करो, आप उसको 5500 से ज़्यादा हिट करो, आपको लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कोई किसी अलग जगह मिलेगी। ओके, तो लैम्बडा मैक्स वो वेवलेंथ है जो लाइट की जो आपको देखने को मिलेगी अलग अलग, जब आप अलग अलग टेम्परेचर पे बॉडी को हीट करोगे। अलग अलग टेम्परेचर के लिए लैम्बडा मैक्स की वैल्यू अलग अलग रहेगी। नेक्स्ट, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय द ब्लैक बॉडी एट दैट वेवलेंथ। ओके, अब कोई भी एक कर्व ले लेते हैं हम। ओके, लेट मी प्लॉट द ग्राफ। इस तरीके से ग्राफ है हमारा, ठीक है, और समझ लीजिए 5000 वाली कर्व को हम ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक दैट। कुछ इस तरीके से कर्व है हमारी। ओके, तो अब ये टेम्परेचर है हमारा 5500 केल्विन वाला। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रेडिएंट पावर कैलकुलेट किए, यहाँ पे हमने वेवलेंथ। ओके, रेडिएंट पावर यहाँ पर आरपी, और यहाँ पे हमने वेवलेंथ। तो ये जो कर्व है हमारी
5500 के लिए जो कर्व मिली हमें, यहाँ पे बहुत सारी कर्व है, 4 कर्व है यहाँ पर, मिक्स है वो वहाँ पे, इसलिए मैंने सेपरेट बनाया है। तो ये जो कर्व है ये कुछ एरिया को क्या कर रही है, इनक्लोज कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो एरिया है इसे आप ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो एरिया है इसको आप ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट इट ग्राफिकली। तो ये जो एरिया की वैल्यू ये क्या इंडिकेट करती है, ये एरिया की वैल्यू इंडिकेट करती है वो टोटल एनर्जी जो आपकी बॉडी ने इमिट की पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ओके, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय द ब्लैक बॉडी ऑफ एट ऑल वेवलेंथ। ओके, तो वो क्या देता है, वो एरिया आपको, वो एरिया देता है आपको वो टोटल एनर्जी जो आपकी ब्लैक बॉडी ने इमिट की पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एक तरीके से ये आपको आपके बॉडी की, ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर ही दे रहा है, जिसे हमने आरबी सिम्बॉल्स से डिनोट किया था। ओके, रेडिएंट पावर इज डिफरेंट, आरबी is different, RB is different, RB is the emissive power। ओके, रेडिएंट पावर मीन्स हम देख चुके थे, R इज इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला देखा था Q अपॉन A T। तो यहाँ पे Q अपॉन T जो है ये है यहाँ पे रेडिएटिंग पावर, Q बाई T है यहाँ पे रेडिएटिंग पावर, बट Q अपॉन A T दैट इज radiation emit per unit area, radiating energy emit per unit area per unit time is nothing but emissive power। दोनों में डिफरेंस है, ओके, इसे ध्यान में रखिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, द पीक ऑफ द कर्व शिफ्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, शॉर्टर वेवलेंथ। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़, देखिए यहाँ पे है 3000, 4000, 5000, 5500, तो टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो पहले पीक यहाँ पे थी, ओके, लेट मी यूज़ अनदर कलर। तो पहले पीक यहाँ पे थी, ओके, उसके बाद पीक टेम्परेचर बढ़ा यहाँ पे गई, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा यहाँ पे गई, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा, पीक शिफ्ट हो गई कर्व की। देखिए, तो आपकी जो कर्व है वो शिफ्ट हो रही है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कि जो कर्व है वो शिफ्ट हो रही है राइट टू लेफ्ट। ओके, तो इस शिफ्ट को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं एक तरीके का। तो आगे चल के हम वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ भी पढ़ने वाले हैं, तो इसी डिस्प्लेसमेंट की बात उसने की है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो पीक है आपके कर्व की, वो क्या होती है, शिफ्ट होती है लेफ्ट की तरफ। ओके, बस यही दिया हुआ है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू, जो अपनी वेवलेंथ की वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यहाँ पे फिर मिनिमम, यहाँ पे और मिनिमम, यहाँ पे और मिनिमम। तो क्या हो रहा है, जैसे ही आपकी शिफ्ट लेफ्ट की तरफ मूव हो रही है, लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है, लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो टेम्परेचर बढ़ा, आपकी पीक शिफ्ट हुई, मतलब आपकी लैम्बडा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती गई, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे और कम और कम और कम। ठीक है, ओके, अब ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर द रेडिएंट पावर और अ टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज़ एरिया अंडर द कर्व। ओके, ये भी पता है आपको कि जो भी आपकी हम यहाँ पे देख चुके हैं कि जो एरिया, जो कर्व के अंडर जो एरिया आता है उसे हम, वो देता है हमें, वो हमें देता है हमारे ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर, दैट इज़ रेडिएंट एनर्जी इमिट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो हायर टेम्परेचर पे हमें जो बॉडी हमारी जो रेडिएंट एनर्जी इमिट करती है, ओके, तो वहाँ पे इट्स करस्पॉन्डिंग टू ऑल वेवलेंथ इंक्रीजेस। ओके, हर वेवलेंथ को हमने वहाँ पे कंसिडर किया है। ओके, करस्पॉन्डिंग टू ऑल वेवलेंथ इज इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, जो एरिया अंडर द कर्व है, ओके, देखिए हर कर्व में, ये जो भी कर्व है, हर टेम्परेचर पे हमें हर तरीके की वेवलेंथ मिली हुई है। ओके, दैट्स वाई उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि करस्पॉन्डिंग टू ऑल द वेवलेंथ। तो हर इसमें हर जो भी कर्व है यहाँ पे, जो भी 3-4 कर्व है यहाँ पर,
उन चारों कर्व में हमें हर तरीके की वेवलेंथ देखने को मिली है, बस टेम्परेचर बढ़ने के साथ कुछ कुछ वेवलेंथ की लाइट ज़्यादा इमिट होती है और कुछ वेवलेंथ की लाइट कम। ओके, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो या फिर एरिया अंडर द कर्व बढ़ा, ओके, तो आपकी तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व भी आपका बढ़ता है। ओके, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अंडर द कर्व, दैट इज इमिसिव पावर, दैट इज नथिंग बट इमिसिव पावर। Next point, at a temperature 300, okay, around a room temperature, the most intense of the wave has the wavelength of 5 into 10 raised to power 6 meter. The radiant power is smaller for the wavelength, okay, different from this value. Okay, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 300 केल्विन पर, मतलब 300 केल्विन मीन्स लगभग 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो मोस्ट इंटेंस वेव की वेवलेंथ हमारी ब्लैक बॉडी इमिट करती है वो होती है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मीटर। द रेडियंट पावर इज स्मॉलर फॉर द वेवलेंथ। ये वैल्यू बहुत लाइट के हिसाब से अगर देखा जाए, हम रेडियंट एनर्जी के हिसाब से अगर देखा, रेडियंट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हिसाब से देखा जाए तो ये वेवलेंथ बड़ी है। ओके, तो इस वेवलेंथ ये बड़ी है। ओके, दैट वैल्यू इज, दो द वैल्यू इट इज़ 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, बट टिल दैट वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल in case of electromagnetic, still that value is very large in case of electromagnetic radiation। तो यहाँ पे जो रेडियंट एनर्जी इमिट करेगी आपकी बॉडी वो बहुत कम होगी। ओके, फॉर द वेवलेंथ डिफरेंट फ्रॉम दिस वैल्यू, तो ओके, स्मॉलर फॉर द वेवलेंथ। ओके, अब आगे देखते हैं। The radiant energy is smaller for the wavelength different from these values. Okay, you don't need to remember that line. Okay, next, practically all the radiant energy at this temperature is carried by the wave longer than those corresponding to red light. Those are infrared radiation. तो क्या होता है, इतने कम टेम्परेचर पे जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपकी इमिट करती है तो वो आपको अपनी आंखों से दिखेंगे भी नहीं। ओके, क्योंकि वो जो वेवलेंथ होती है वो बहुत लंबी होती है। हम पहले ही देख चुके हैं यहाँ पर कि इंफ्रारेड लाइट के बारे में हमने बात की, इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है रेड लाइट से। ओके, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 300 केल्विन पर जो भी आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट करेगी उनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब वो रेड लाइट से भी ज़्यादा होती है। तो वो जो रेडिएशन हुए वो हो गए इंफ्रारेड रेडिएशन, वो आपके आँखों को दिखेंगे भी नहीं। तो अगर आप ब्लैक बॉडी की तरफ देखोगे या फिर उसे हिट करोगे एट 27 डिग्री सेल्सियस तो आपको उसमें से निकलने वाले रेडिएशन दिखेंगे भी नहीं। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये जो जितने भी पॉइंट हमने देखे यहाँ पे 7 पॉइंट, ये सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है या फिर वो कंक्लूजन है जो हमने इस एक्सपेरिमेंट के बाद मिले हुए ग्राफ के ऊपर, मतलब इस ग्राफ से निकाले हैं। इसी ग्राफ को स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहा जाता है। ओके, अब आगे, अब है हमारा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। बिल्कुल कोई अलग चीज़ नहीं है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे ही आप अपने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो भी आपको स्पेक्ट्रल कर्व मिलती है या जो भी कर्व यहाँ पे मिलती है उनकी पीक शिफ्ट होती है। पीक मीन्स उसकी पीक इंडिकेट करती है लैम्बडा मैक्स को। ओके, तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जो आपकी बॉडी उस टेम्परेचर पे इमिट करती है। ओके, तो ये शिफ्ट होती है लेफ़्ट की तरफ। ओके, तो इस शिफ्ट को डिस्प्लेसमेंट कहा गया है। ओके, और वेन ने सबसे पहले इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया, तो उसने अपना वेन्स लॉ दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द वेवलेंथ फॉर विच इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो क्या कहा है उन्होंने
कि वो वेवलेंथ जिस वेवलेंथ के लिए आपकी बॉडी की इमिसिव पावर मैक्सिमम होती है, वो वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेडिएंट पावर है इस वेवलेंथ के लिए, लैम्बडा मैक्स के लिए, वो भी मैक्सिमम ही है। लेट मी यूज़ अनदर कलर। तो ये समझ लीजिए आप, ये यहाँ पे लैम्बडा मैक्स है, ये लैम्बडा मैक्स की वैल्यू हो गई। यहाँ से आप अगर यहाँ पे इस ग्राफ के ऊपर अगर प्लॉट करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ पे जो रेडिएंट पावर है आपकी या फिर इमिसिव पावर जो है आपकी बॉडी की, वो ज़्यादा है। ओके, रेडिएंट पावर या फिर पर यूनिट एरिया लेते हैं तो इमिसिव पावर तो ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो भी वेवलेंथ है आपके, जो भी वेवलेंथ है, जिस वेवलेंथ पर आपके बॉडी की जो इमिसिव पावर है वो मैक्सिमम होती है, जिसे हम लैम्बडा मैक्स कहते हैं, ओके, वो वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। तो हमने देखा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा, हमारी जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती है, मतलब वो डिक्रीज़ होती है। ओके, सो सेम बस उसी को मैथमेटिकली लिखा गया कि लैम्बडा मैक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम वेन्स कांस्टेंट कहते हैं, और टी को इधर लेके जाइए तो लैम्बडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल्स टू बी, दैट इज कांस्टेंट। तो बी है यहाँ पे वेन्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर यूज़ ऑफ वेन्स लॉ। तो क्या यूज़ है वेन्स लॉ का? अब देखें कि आप देख सकते हैं कि जो भी वेवलेंथ है, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी लाइट की जो वेवलेंथ है लैम्बडा, इससे आप कलर डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपके सोर्स का। देखिए मैं आपको यहाँ कहा था कि देखिए यहाँ पे हर कलर के लिए, रेड के लिए अलग वेवलेंथ है, ऑरेंज के लिए अलग, येलो के लिए अलग, ग्रीन के लिए अलग, ब्लू के लिए अलग। ओके, तो इन अलग अलग जो भी लाइट है आपकी, ओके, ये जो अलग अलग रंग की जो लाइट है आपकी, ओके, तो इनकी वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण इनके कलर अलग अलग है। तो कलर को हम स्पेसिफाई करते हैं या फिर डिफरेंशिएट करते हैं उस लाइट की वेवलेंथ से, जो जिस लाइट को हम देख रहे हैं। ओके, तो बस वही चीज़ यहाँ पे, तो लैम्बडा रिलेट करता है कलर से, अलग अलग लैम्बडा की अलग अलग वैल्यू मीन्स कलर अलग अलग रहेंगे। ओके, तो लैम्बडा मैक्स इंडिकेट द वेवलेंथ ऑफ द ब्लैक बॉडी डोमिनेटली रेडिएट। तो लैम्बडा मैक्स क्या इंडिकेट करता है? वो वेवलेंथ की वैल्यू को इंडिकेट करता है जिस वेवलेंथ से आपकी ब्लैक बॉडी क्या करती है, रेडिएट करती है, जिस वेवलेंथ के साथ आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएट करती है। तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू डोमिनेट करती है बाकी की वैल्यूज़ को, लैम्बडा की बाकी की वैल्यू को, क्योंकि लैम्बडा मैक्स के लिए बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जी, लैम्बडा मैक्स की जो वेव्स है, लैम्बडा मैक्स वाली जो वेव है वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन इमिट करती है एज़ कम्पेयर टू अदर वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है। ओके, सो दस इट करस्पॉन्डेंट टू डोमिनेट कलर ऑफ द रेडिएटिंग बॉडी। तो अगर लैम्बडा मैक्स जो है आपकी, अगर लैम्बडा मैक्स वाली वेव्स अगर आपकी बॉडी से ज़्यादा निकल रही है, आपकी ब्लैक बॉडी से ज़्यादा निकल रही है, तो डेफिनेटली आपकी जो बॉडी है उस कलर की दिखेगी। ओके, जो जिस कलर की जो वेवलेंथ है वो रहेगी लैम्बडा मैक्स। ओके, सिंपल सी बात है। आपकी बॉडी, फिर से एक बार देखिए, आपकी बॉडी जो है, ब्लैक बॉडी जो है, वो इमिट कर रही है उन रेडिएशन को सबसे ज़्यादा, जो कि है लैम्बडा मैक्स। ओके, लैम्बडा मैक्स के रेडिएशन सबसे ज़्यादा इमिट होते हैं आपके ब्लैक बॉडी से। बाकी के रेडिएशन भी इमिट होते हैं पर उनकी क्वांटिटी कम होती है। ओके, तो अगर आपकी बॉडी लैम्बडा मैक्स वाली वेवलेंथ अगर इमिट कर रही है, ओके, सबसे ज़्यादा, तो आपकी बॉडी उसी कलर की दिखेगी। ओके, जिस कलर की जो वेवलेंथ है वो लैम्बडा मैक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी ऑरेंज, आपकी बॉडी जो है, ब्लैक बॉडी है समझ लीजिए, तो ब्लैक बॉडी जिस कलर की वेवलेंथ इमिट कर रही है सबसे ज़्यादा, लैम्बडा मैक्स, ठीक है, वो लैम्बडा मैक्स की फ्रिक्वेंसी मैच करती है ऑरेंज कलर के साथ। ओके, तो लैम्बडा मैक्स जो है यहाँ पर, ओके, ये जो लैम्बडा मैक्स है वो ऑरेंज कलर की वेवलेंथ है।
ओके, ऑरेंज कलर की वेवलेंथ है यहाँ पर, ऑरेंज कलर की। ओके, तो अगर आपकी बॉडी अगर लैम्बडा मैक्स की वाली वेव अगर यहाँ इमिट कर रही है तो आपकी बॉडी ऑरेंज कलर की दिखेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लैम्बडा मैक्स जो है वो वेवलेंथ रिलेटेड है कौन से कलर से, ऑरेंज कलर से। ओके, तो आपको उसी कलर की फिर वो बॉडी दिखेगी। ओके, तो ये लॉ यूज़फुल है टेम्परेचर डिटरमाइन करने के लिए डिस्टेंस स्टार, सन और मून का, क्योंकि जो भी डिस्टेंस स्टार, सन और मून है उनसे निकलने वाली जो भी लैम्बडा मैक्स वाली रेडिएशन है वो हम तक पहुंचते हैं। फिर हम अगर समझ लीजिए कि आपको जिससे कि अगर समझ लीजिए आपके पास ऑरेंज कलर की लाइट आ रही है किसी स्टार से, तो इसका मतलब ये हुआ ऑरेंज कलर या फिर समझिए रेड कलर की लाइट आ रही है। ओके, अगर आप आसमान की तरफ देख रहे हो, आपको कोई स्टार नज़र आ रहा है जिससे रेड कलर की लाइट आप तरफ आ रही है, वो स्टार आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी लैम्बडा मैक्स है उस इससे आने वाला उस स्टार से आने वाली जो भी रेडिएशन है उससे निकलने वाली जो मैक्सिमम रेडिएशन है वो लैम्बडा मैक्स मीन्स ऑरेंज कलर वाली या रेड कलर वाली लाइट की है। तो उससे हम उस कलर से आपको वेवलेंथ पता चल गई, वेवलेंथ पता चल गई तो आप उस वेवलेंथ मीन्स वो वेवलेंथ है लैम्बडा मैक्स, और लैम्बडा मैक्स पता चल गई तो आप उस बॉडी का टेम्परेचर निकाल सकते हो वेन्स लॉ का इस्तेमाल करके। आपको बस लैम्बडा मैक्स की वैल्यू पता करनी है, बी की वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपको मिल जाएगा उस स्टार के सरफेस का। तो इसी तरीके से वाइट ड्वार्फ जो होते हैं, रेड जायंट जो होते हैं, वाइट ड्वार्फ्स जो होते हैं, ओके, वाइट ड्वार्फ और रेड जायंट ये स्टार्स के टाइप हैं। तो वाइट ड्वार्फ जो होता है वो हॉट स्टार होता है और जिसके सरफेस का टेम्परेचर लगभग 10,000 केल्विन होता है। ये सन के टेम्परेचर से लगभग दुगना है, सन के सरफेस के टेम्परेचर से लगभग डबल है। और जो रेड जायंट होते हैं वो थोड़े ठंडे होते हैं, उसका टेम्परेचर लगभग 3000 केल्विन होता है। तो ये सन के टेम्परेचर से 2000 केल्विन कम है। ओके ओके ओके, जो अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओके, तो ये जो टॉपिक है जिस समय इसकी खोज हुई उस समय ये टॉपिक बहुत अलग था, और उस टाइम जितनी भी फिज़िक्स में जितनी भी थेरीज़ उस टाइम प्रेजेंट थी उसमें से एक भी थेरी इस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो देखिए बस यही दिया हुआ है, ये बस आपको इंटरेस्ट के लिए ध्यान में रखना है आपके। तो a theoretical explanation of above observation could not be given by that existing theory। उस टाइम पे कोई भी थेरी इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। When gives an expression for spectral distribution for the laws of thermodynamics, okay, which fitted the experimental observation only for the short wavelength। तो जब वेन ने इसको एक्सप्लेन किया इसके स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को, ओके, तो उसने थर्मोडायनामिक्स का यूज़ किया, और थर्मोडायनामिक्स का यूज़ करके उन्होंने इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन जो भी वेन का जो भी एक्सप्लेनेशन था वो सिर्फ अप्लाई था आपके इस एक्सपेरिमेंट में जो भी शॉर्टर वेवलेंथ थी, मीन्स हाई एनर्जी वाली जो वेवलेंथ थी, ओके, उन्हीं वेवलेंथ के लिए आपका ये जो वेन की थेरी है वो काम में आई, और जो छोटी वेवलेंथ थी उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। छोटी इन द सेंस जो बड़ी वेवलेंथ थी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, छोटी वेवलेंथ को उसने एक्सप्लेन किया। ओके, किसने, वेन्स के जो भी एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर देखा, जो भी वेन्स लॉ है उसने। ओके, उसके बाद है लॉर्ड रेलिग्स और सर जेम्स जीन, इन्होंने भी इसके ऊपर काम किया। उन्होंने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को यूज़ किया उस टाइम की जो थेरी थी, और ये जो फॉर्मूला था, ये जो लॉन्गर वेवलेंथ थी, कम एनर्जी वाली वेवलेंथ, ओके, जो इन्फिनिटी तक जाती थी जो वेवलेंथ, ओके, तो उन वेवलेंथ के लिए ये थेरी उन्होंने एक्सप्लेन की। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, तो ये जो ऊपर वाली है ये दीज आर द शॉर्ट वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है ये शॉर्ट वेवलेंथ है। तो जो भी वेन्स ने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया तो उसने ग्राफ के बस इस हिस्से को एक्सप्लेन किया, ओके, ये वाले हिस्से को,
हायर वेवलेंथ के, और जो भी रेलिक्स और जीन था उन्होंने ये वाले हिस्से को एक्सप्लेन किया जहाँ पे आपको शॉर्टर, जहाँ पे आपको लॉन्गर वेवलेंथ मिल रही है और एनर्जी कम है। तो यहाँ पे वैन और यहाँ पे रिलिक्स एंड जेन। ओके, तो उस टाइम ऐसी कोई थ्योरी नहीं थी जो पूरी तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सके। ओके, तो बस वही दिया है। देयर वाज तो उस टाइम एक नए मॉडल की ज़रूरत थी, एक साइंटिफिक मॉडल की ज़रूरत थी जो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सके। तो उसको एक्सप्लेन किया प्लैंक ने। ओके, तो इसकी स्टोरी फ़िलहाल तो नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 55 मिनट्स लंबा हो चुका है। तो प्लैंक्स की जो स्टोरी है वो कभी क्लास में सुनेंगे। तो प्लैंक्स ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। उसने इन दोनों मॉडल को हटा के एक नया मॉडल आगे रखा जिसने इस ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो ये हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अब और एक टॉपिक बचा हुआ है हमारा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। ओके, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है? अब इस लॉ को तीन तरीके से हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले है द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम और ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी आपके बॉडी की जो रेट है इमिशन का, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया। रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया मीन्स जो भी एनर्जी आपकी बॉडी रेडिएंट एनर्जी रेडिएंट इमिशन, रेट ऑफ इमिशन मीन्स का मतलब हुआ Q बाय T। ओके, Q बाई T मीन्स ये होगी रेडिएंट एनर्जी, ये होगी टाइम। तो रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम मीन्स रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब इसको एरिया से डिवाइड करेंगे, हम। ओके, तो क्या हो गया ये? दैट इज़ नथिंग बट रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज़ नथिंग बट इमिसिव पावर। ओके, तो बस इमिसिव पावर की डेफिनेशन को अलग अलग तरीके, या इमिसिव पावर की टर्म को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। सबसे शॉर्ट जो है स्टेटमेंट है लास्ट वाला, आपको लास्ट वाला ध्यान में रखना है। ओके, तो आप तीनों को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मीनिंग एक ही है। तो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। और ये जो है ये क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। आपकी बॉडी का जो भी टेम्परेचर, उसका जो भी चौथा पावर है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ये रेडिएंट एनर्जी, जो भी रेट ऑफ इमिशन है रेडिएंट एनर्जी का पर यूनिट एरिया, या फिर उसे कह सकते हैं हम पावर रेडिएटेड। अब Q बाई T को हम रेडिएंट पावर भी कहते हैं, पर यूनिट एरिया। ओके, डिवाइडेड बाय एरिया इज ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेम फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सबसे आसान जो है वो ये है स्टेटमेंट। इमिसिव पावर जो है आपकी ब्लैक बॉडी का, ओके, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आपके बॉडी के फोर्थ पावर, आपके बॉडी के टेम्परेचर के फोर्थ पावर को। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स केल्विन में मेजर किया हुआ टेम्परेचर। तो RB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। ओके, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दीजिए तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट, जिसे हम स्टीफन कांस्टेंट भी कहते हैं। अब स्टीफन ने लॉ बनाया तो खुद का नाम ही देगा स्टीफन्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो है 5.67 इंटू 10⁻⁸ जूल मीटर टू द पावर -2। दैट मीन्स मीटर इनवर्स, मीटर स्क्वायर का इन्वर्स होगा ये, और सेकंड इन्वर्स, और केल्विन टू द पावर -4। या फिर इसका यूनिट आप ये भी लिख सकते हैं वेबर, वैट मीटर टू द पावर -2 और केल्विन टू द पावर -2। उसके डायमेंशन आएगी कुछ इस तरीके से, आप डायमेंशन उसके निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे वही फिर से मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर में जो भी बातें हम पहले पढ़ते हैं उसी को हम रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो यहाँ पे जो पावर रेडिएट कर रही है आपकी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ओके, वो डिपेंड होती है किसके ऊपर? वो डिपेंड होती है उसके टेम्परेचर के ऊपर सिर्फ।
ये इसके पहले के टॉपिक में जो अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, उसमें भी यही बोला है हमने। तो जो भी आपकी बॉडी पावर रेडिएट करती है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, वो निर्भर करता है उसके टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ज़्यादा पावर रेडिएट करेगी, टेम्परेचर कम पावर रेडिएट करेगी। और वो जो बॉडी पावर रेडिएट करती है वो डिपेंड नहीं करती उस बॉडी के कलर के ऊपर, उसके मटेरियल के ऊपर, या नेचर के ऊपर, या फिर उसके नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर। ओके, तो पहले बोला आपने कलर के ऊपर निर्भर नहीं करती, क्योंकि कलर निर्भर करता है टेम्परेचर पर। ओके, क्योंकि टेम्परेचर पर निर्भर करता है आपका लैम्बडा मैक्स। ओके, सो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है लैम्बडा मैक्स, और लैम्बडा मैक्स निर्भर करता है आपके लैम्बडा मैक्स के ऊपर निर्भर करता है आपकी बॉडी का कलर। ओके, अब हम इसी स्टीफन्स लॉ को, ये स्टीफन्स लॉ का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी को अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो समझ लीजिए Q है अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी आपके बॉडी ने इमिट की टाइम t में, और आपके बॉडी का जो भी सरफेस एरिया है वो है A। तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा। आपको ऑलरेडी पता है R = Q/AT, तो बस उसी को पुट किया, आपको ये फार्मूला कुछ इस तरीके से मिलेगा ऊपर का। पर ये ब्लैक बॉडी के लिए। ओके, अब हम ऑर्डिनरी बॉडी की बात करते हैं। तो समझ लीजिए कि हमारी ऑर्डिनरी बॉडी है। ओके, और उसका एमिसिव पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। ऑर्डिनरी बॉडी का भी एमिसिव पावर 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, पर वो जो है यहाँ पर जो एमिसिव पावर है आपकी ऑर्डिनरी बॉडी का, वो हमेशा कम रहता है ब्लैक बॉडी से। ये हम पहले भी देख चुके हैं इसके पहले के लेक्चर में कि ऑर्डिनरी बॉडी का एमिसिव पावर कम होता है एज़ कम्पेयर टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, और ब्लैक बॉडी। ओके, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा आपका R, ओके, = E सिग्मा T⁴। अब ये फार्मूला आपको कैसे मिला? ये ऊपर का फार्मूला है हमारे पास। ऊपर का फार्मूला क्या है हमारा? ओके, लेट मी चेंज द कलर, रेडी हो रहा है पूरा। तो RB = सिग्मा T⁴। ओके, अब इमिसिविटी का फॉर्मूला आपको पता है। इमिसिविटी इज इक्वल टू व्हाट? R/RE। ओके, R/RB। ओके, इमिसिविटी की डेफिनेशन हम कल ही देख चुके हैं। दैट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब RB का फॉर्मूला अगर हम इससे बनाएंगे तो RB, ओके, ये आपको अपने नोट्स में लिखना है। इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो RB = R, ओके, अपॉन E। अब ये पुट कीजिए इस फॉर्मूले में, तो R/RE आएगा, और E को तो ये फॉर्मूला आएगा कुछ इस तरीके से, R/E = सिग्मा T⁴। E को इधर भेज दीजिए, और जब आपने E को इधर भेजा तो आपको ये फार्मूला मिलेगा। ओके, जस्ट लाइक दैट। तो इसको सिंप्लीफाइड कीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारा तीसरा फार्मूला। अब नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इफ़ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी हैविंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, अगर आपकी परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर समझ लीजिए T है। ओके, और सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर है वो कम है। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? कम है, दैट इज़ लोअर टेम्परेचर। ओके, और वो है समझ लीजिए T0। आपकी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है T और सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0। तो आपकी बॉडी ने जो एनर्जी रेडिएट की पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो आएगा सिग्मा T⁴। ये एनर्जी आपकी ब्लैक बॉडी ने क्या की? इमिट की। ओके, अब ब्लैक बॉडी जिस तरीके से एनर्जी इमिट करती है उसी तरीके से एब्जॉर्ब भी करेगी। तो जो एनर्जी आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब की सराउंडिंग से पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो रहेगी ये सिग्मा T⁴। ओके, तो अब नेट आपको लॉस निकालना है। ये एनर्जी आपके बॉडी ने बाहर निकाली, ये एनर्जी आपकी बॉडी ने खींची, तो आपको इसका नेट निकालना। तो क्या करोगे? दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, तो क्या आएगा यहाँ पर? नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहाँ पे एनर्जी लॉस ही हो रही है क्योंकि ज़्यादा बाहर जा रही है, कम अंदर आ रही है। ओके, तो जो नेट लॉस होगा वो होगा ये इनका डिफरेंस, और सिग्मा कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। तो T⁴ -
टी नॉट टू द पावर 4। अब ऑर्डिनरी बॉडी के लिए निकालना है तो क्या, यहाँ पे ई आ जाएगा। ओके, तो ई इंटू सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। तो यहाँ पे ये भी एक पॉसिबिलिटी है, अगर समझ लीजिए आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है आपके बॉडी के टेम्परेचर से, तो क्या होगा, अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर कम है आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो उस टाइम क्या होगा, टी नॉट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी टी से, तो टी नॉट आगे आ जाएगा, टी इस तरीके से और टी पीछे चले जाएगा, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, तो बस इतने ही फॉर्मूले हैं यहाँ पर। सिंस द लॉस एंड गेन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस लॉ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट टू डिसाइड द थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ द फिजिकल सिस्टम। तो ये जो लॉ है, इस लॉ में दिया हुआ है कि आपके बॉडी की जो भी एनर्जी इमिट कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो प्रोपोर्शनल है 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये लॉ बहुत काम में आता है थर्मल इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए, या थर्मल इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करने के लिए किसी फिजिकल सिस्टम में। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है छोटा सा, तो इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि अगर आपकी एब्सोल्यूट जो भी आपकी बॉडी है, ओके, तो उस बॉडी का टेम्परेचर अगर डबल हो गया, समझ लीजिए पहले 1 डिग्री था, अब 2 हो गया, तो जो भी रेडिएटिंग पावर है उसकी बॉडी की, वो इंक्रीज़ होगी कितने फैक्टर से, 16 के फैक्टर से। ओके, तो देखिए बॉडी का टेम्परेचर अगर डबल हो गया, ओके, तो आपकी बॉडी का जो भी रेडिएटिंग पावर है वो 16 टाइम्स बढ़ जाएगी पहले से। ओके, ये एक एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि अगर बॉडी आपकी रूम टेम्परेचर पे है, समझ लीजिए 300 केल्विन पर, ओके, और अगर आपको उसका और 300 डिग्रीज पे 300 केल्विन पे उसकी कुछ ना कुछ इमिसिव पावर होगी ही। ओके, तो अगर आपको उसकी इमिसिव पावर बढ़ाना है, ओके, तो आपको उसका टेम्परेचर 57 डिग्री से बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने अपने बॉडी का टेम्परेचर 57 डिग्री से बढ़ाया, तो उसकी जो भी रेडिएटिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ओके, तो ये हो गई हमारे चैप्टर की थ्योरी। ओके, ये हो गई हमारे चैप्टर की थ्योरी। तो आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा था। ओके, तो इसमें हमने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखा, उसके यूजेस देखे, और साथ ही में हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी देखा। ओके, लॉ ऑफ रेडिएशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।